दोस्तों कहते हैं कि जब लड़ाई में एक जीतता है तो उस जीत का जो जश्न वो मनाता है तो सबसे ज़्यादा हारने वाले को वो चुभता है। और हारने वाले को हार से ज़्यादा चुभती पता है क्या क्या नुकसान करती है? उस हार की जो खीज होती है ना, वो उसे और ज़्यादा नुकसान करती है और वो उससे और ज़्यादा उल्टे काम करवाती है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। कि अब तक तो देश की जेन ज़ी ने हिला दिया पूरा सिस्टम उनका। अब तो जेन अल्फा आए दिन जो जिस पे भरोसा कर सकते हैं भाई आगे शायद वो हमारे हमारे बनेंगे, अंधभक्त बनेंगे, हमें वोट देंगे, हमारे वोटर बनेंगे। अब उस जनरेशन ने जेन ज़ी को भी पीछे छोड़ते हुए झंडा अपने हाथों में ले लिया। देखिए स्कूल के बच्चे अपने हकों के लिए खुलेआम आवाज़ किस तरह से बुलंद कर रहे हैं। अगर आपके पास जाते तब भी आप यही सुविधा रखते क्या? जैसे उन्होंने एक भी कमरा नहीं लिया बैठने लायक। हर कमरे में लफ्ज़ पानी बैठ ये राजस्थान का एक वीडियो जहां बीजेपी की सरकार है कि बच्चों को अपने बेसिक स्कूल में बेसिक फैसिलिटीज़ के लिए खास करके बच्चियों को इस तरह से आवाज़ उठानी पड़ रही है। ये 2 महीने पहले कहाँ दिखते थे ऐसे वीडियोस? 2-3 महीने तो पहले तो कहीं नज़र भी नहीं आते थे। सोचते थे हम कि यार इन बच्चों को तो इन बच्चों को तो एक तरह से पता नहीं क्या पढ़ा दिया है, क्या बनेंगे ये। जेन ज़ी ने देश हिला दिया, जेन ज़ी ने सरकार हिला दी, जेन ज़ी ने पूरा राजनीतिक सिस्टम बदल दिया और जेन अल्फा ने दूसरा झंडा पकड़ लिया बीजेपी के लिए और उनके दोस्तों के लिए कि भाई हम आपको नहीं मानने वाले। जेन ज़ी अगर निकल भी गए तो पीछे से हम आ रहे हैं, खदेड़ेंगे तो आपको दूर तक, रोकेंगे नहीं। एक शेर है कि पहाड़ काटने वाले ज़मी से हार गए, पहाड़ काटने वाले ज़मी से हार गए, इस ज़मी में दरिया समाये हैं कैसे कैसे। दरअसल ये शेर आपको पता है, जब मैं कोई शेर पढ़ता हूँ तो किसी रेफरेंस में पढ़ता हूँ। ये शेर दरअसल मैं अभी जो मॉनसून सत्र ख़त्म हुआ है उस सत्र ने जिस तरह से मोदी शाह की जोड़ी को मायूस, लाचार, कमज़ोर, हारे हुए दिखाया है, ये शेर उसकी नज़र था। 12 साल में मुझे याद नहीं आता कि कभी कोई ऐसा सत्र हुआ हो संसद का जिसे बीजेपी ने डोमिनेट ना किया हो। नो डाउट कभी कभी विपक्ष जो है कुछ चीज़ों को हाईलाइट करने में कामयाब हो जाता था, कुछ सत्र अपने नाम करने में कामयाब हो जाता था, लेकिन पूरा सत्र देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री को विपक्ष और विपक्ष के नेता मजबूर कर दे इस बात पे कि संसद परिसर में तो आए लेकिन संसद के अंदर आने की हिम्मत ना जुटा पाए। तो ये क्या कहता है? ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी की शुरुआत का पहला चैप्टर आप इसको समझ सकते हैं। अब सत्र खत्म हुआ तो जाहिर सी बात है उसके बाद अब चीज़ें सत्र के बाहर होंगी, संसद के बाहर होंगी। कल राहुल गांधी ने जो एक भाषण दिया जिसमें बीजेपी और संघ के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में, गृह मंत्री के बारे में जो उन्होंने जो कुछ कहा वो आपने कल सुना होगा। उस पे आने से पहले मुझे एक लाइन याद आ गई। एक मैंने किसी का आज वीडियो देखा था, वो उसी शायद उस फंक्शन में मौजूद था। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जब मंच पर आए तो यूँ नहीं लगा कि किसी ने भाषण दिया, कोई नेता भाषण दे रहा, यूँ लग रहा था कोई स्टैंड अप कॉमेडियन अपना शो कर रहा हो और पब्लिक को हंसा हंसा कर पेट में दर्द करा रहा हो। उन्हें एक स्टैंड अप कॉमेडियन शो में जितना मज़ा आता है उतना मज़ा उन्हें कल राहुल गांधी के उस भाषण में आया। और उन्होंने कहा कि कांग्रेस का हर नेता ये तरीका क्यों नहीं अपनाता कि सीधा बिना किसी फिल्टर के जो बीजेपी पर हमला करना है करे। बात सही है,
वो चाहे गले मिलने की एक्टिंग हो, चाहे आरएसएस के बारे में कहना हो, चाहे मोदी शाह के बारे में कुछ कहना हो, कल राहुल गांधी ने जिस अंदाज में बोला वो अंदाज दरअसल उनके साथ पहले जोड़ा नहीं, कभी देखा नहीं उस तरह का। लेकिन कल एक नए राहुल गांधी दिख रहे थे और उसकी वजह थी कि जो संसद सत्र में जो कामयाबी हासिल हुई उन्हें, और जो 12 साल से पूरा उनका जो पूरी पार्टी, उनका पूरा विपक्ष जो चाहता था उसमें कामयाबी मिली, तो वो कॉन्फिडेंस और वो खुशी राहुल गांधी में जाहिर सी बात है झलकनी तय थी। अब जब कल राहुल गांधी ने जो कुछ कहा उसको लेकर जो पूरा तंत्र है ना, सरकारी तंत्र, अंधभक्त तंत्र, वो पूरा बिलबिलाया हुआ है। लगातार राहुल गांधी कोई राहुल गांधी की भाषा पे कटाक्ष कर रहा है, कोई राहुल गांधी द्वारा वो गले मिलने की मिमिक्री पे कोई कटाक्ष कर रहा है, तो कोई गोदी पत्रकार जो उन्होंने अपनी दादी का एक किस्सा सुनाया बचपन का कि जब वो अमेरिका गए थे राष्ट्रपति से मिलने, उस दौरे की जो कहानी सुनाई, तो कोई उसकी सच्चाई खोज रहा है, कुछ उसके बारे में कमेंट कर रहा है। मतलब पूरा सिस्टम एक तरह से बिलबिला चुका है, बुरी तरह से तमतमाया हुआ है, राहुल गांधी को गलत साबित करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि एक कोई सवाल राहुल गांधी पे उठाता है तो उसको डिफेंड करने वाले हज़ारों लोग सोशल मीडिया पर उतर आते हैं। अब वो साबित कर रहे हैं जेपी नड्डा से लेकर नीचे छोटे लेवल के अंधभक्त तक कि राहुल गांधी की भाषा देखिए, प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी भाषा इस्तेमाल करते हैं, गले मिलने की बात करते हैं, ये करते हैं, बात करते हैं। ये लोग अपने तरफ नहीं देखते हैं। वही एक जो मुझे लगता है कि शायद बीजेपी में भाषा की मर्यादा को ख़त्म करने और भाषा का निचले स्तर को छूने वाले टॉप 2 में से एक हैं, वो है निशिकांत दुबे। अब निशिकांत दुबे ने देखिए इंदिरा गांधी की तस्वीर को लेकर क्या ट्वीट किया है। राहुल गांधी जी इसे गले पड़ने को जठार्ग्नि कहते हैं या कामाग्नि कहते हैं। अब कामाग्नि शब्द का अर्थ आप सबको मालूम होगा, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। एक बुजुर्ग पूर्व प्रधानमंत्री जो इस दुनिया में भी नहीं है, उसके बारे में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, इस फोटो की सच्चाई ये है कि सारी दुनिया जानती है कि फिडेल कास्ट्रो ने उस वक्त जब इंदिरा गांधी को गले लगाया था, तो फिडेल कास्ट्रो ने गले लगाते वक्त कहा था कि इंदिरा गांधी मेरी बहन है, शी इज़ लाइक माई सिस्टर। और एक बार नहीं, बहुत बार उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी मेरी बहन है। तब भी अगर आप ये पूरा वीडियो देखेंगे तो इंदिरा गांधी जी पहले हाथ मिलाना चाहती थी, लेकिन फिडेल कास्ट्रो ने बहन कहकर उन्हें गले लगाया। इसको आप जोड़ रहे हैं किसके साथ? वो जो मोदी जी गले पड़ते हैं। और मजे की बात है, राहुल गांधी ने किसी का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा विदेश नीति समझ लिया है इसको। इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं किया राहुल गांधी ने, इस तरह की भद्दी लैंग्वेज, गंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं किया। ये दरअसल ये जो सारी चीज़ें हो रही है ना, अब गोदी मीडिया का देखिए, गोदी मीडिया भी कल शाम को इसी पे डटा हुआ था कि राहुल गांधी जो है मीम बनाकर क्या कर लेंगे, भाषा का ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, जो भी है। प्रधानमंत्री को इतनी बार गालियां देते हैं। एक ने तो ये भी कहा प्रधानमंत्री को गालियां देने आदत पड़ गई राहुल गांधी की। वैसे तो बहुत से लोग चैलेंज कर चुके हैं सोशल मीडिया पे उनको। मैं अपने वीडियो के माध्यम से उन मोहतरमा को चैलेंज करना चाहता हूँ कि 2014 से लेकर 2014 भी छोड़िए, 2004 से लेकर 26 तक 22 साल में राहुल गांधी का एक ऐसा वीडियो ला दे, एक ऐसा वीडियो कहीं से प्रोड्यूस कर दे जहां उन्होंने प्रधानमंत्री को गाली दी हो या नरेंद्र मोदी नाम करके गाली दी हो। एक ऐसा वीडियो दिखा दे तो हम सब सही में माफ़ी मांगेंगे उस एंकर से भी, और राहुल गांधी की हम भर्त्सना करेंगे। कभी राहुल गांधी ने अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है। और जितना राहुल गांधी की फैमिली के बारे में निजी कटाक्ष किए जाते हैं प्रधानमंत्री से लेकर सब द्वारा, राहुल गांधी ने एक बार भी मोदी जी के परिवार को लेकर या उनके निजी ज़िंदगी को लेकर कभी कटाक्ष नहीं किया, कभी नहीं किया। फिर भी हर बार विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की जाती। दरअसल ये सारा बैकग्राउंड मैं आपको इसलिए सुना रहा हूँ कि ये सारे के सारे जो वजह है, ये जो बिलबिलाहट है, ये सारी एक खीज है हार की, उस हार की जो पूरे संसद सत्र में झेलनी पड़ी है, उस हार की जो संसद सत्र खत्म होने का अगर निष्कर्ष आप निकालो तो निष्कर्ष साफ है
कि टीम राहुल गांधी ने टीम मोदी को बुरी तरह से पटखनी दी है। इस मॉनसून सत्र में सिर्फ पछाड़ा नहीं है, धोबी पछाड़ देकर पछाड़ा है टीम मोदी को टीम राहुल गांधी ने। अब एक बार जरा इन टीमों पे नजर डालिए। अगर आप टीम में बांटे तो मेन 4 प्लेयर अगर आप लो तो वहीं से आपको आइडिया लग जाएगा। एक तरफ से राहुल गांधी, उनकी टीम में थे प्रियंका गांधी मुख्यतः, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल। दूसरी तरफ की टीम प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और आइडियली जो होने चाहिए थे मजबूत स्तंभ, लेकिन वो सबसे वीकेस्ट लिंक निकले, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन। इधर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकसभा संभाला हुआ था, पूरी तरह से अकेले पूरे सत्र पर, पूरे सत्ता पक्ष पर भारी पड़े रहे। दूसरी तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी राज्यसभा के सदस्य हैं, लेकिन पूरे सत्र में कहीं दिखाई नहीं दिए, कहीं आवाज़ सुनाई नहीं दी। लोकसभा में राहुल गांधी ने जिसको लीड किया, प्रियंका गांधी और केसी वेणुगोपाल ने, उस पारी को जो स्टार्ट राहुल गांधी ने दिया, उस बैटिंग में ऐसे छक्के मारे कि सामने की जो बॉलिंग टीम है जिसमें किरण रिजिजू और गृह मंत्री और प्रधानमंत्री थे, समझ में नहीं आया कि बॉल फेंके तो फेंके क्या। आलम तो ये हो गया कि उस टीम में जो 4 खिलाड़ी हैं, 4 में से 2 प्रमुख खिलाड़ी फील्ड में ही नहीं उतर पाए, मैदान में ही नहीं उतर पाए, मैदान में बाहर खड़े होकर ही अपनी टीम की हार देखते रहे। और ये हार सही में बहुत चुभी है उधर। उस हार की टीस अब ताउम्र रहने वाली है और इस तरफ जीत को सेलिब्रेट करना बनता है, होनी भी चाहिए। जीत हुई है तो उसे सेलिब्रेट करना बनता है और अपना कांधा थपथपाना बनता है। तो ये 4 बड़ी उपलब्धियां हैं। वन नेशन वन इलेक्शन इस सेशन में नहीं आया, VBSA विधेयक इस सेशन में नहीं आया, टल गया। ऑटोमेटिक बर्खास्तगी विधेयक नहीं आया इस सेशन में, टल गया। और FCRA बिल JPC को गया है। पर एक 5वां उपलब्धि भी है। ये कलंकित 2/3 बहुमत के लिए इतने उत्सुक थे, पार्टियों को तोड़ा, TMC को तोड़ा, शिवसेना को तोड़ा और कई पार्टियों को तोड़ने में लगे हुए थे ताकि उनको एक कलंकित 2/3 बहुमत मिल जाए, ताकि परिसीमन को लेकर जो संविधान संशोधक विधेयक है उसको पारित किया जाए। आप जानते हैं इस पर भी बड़ी समाचार खेती रोज हुआ करती थी। कई लोग मीडिया में छापते थे, प्रचार होता था टेलीविजन पर, बस अब आने वाला है, अब बस आंकड़े मिल गए हैं, 240 हो गए हैं, 250 हो गए हैं, 260 पहुंच गए हैं। एक खबर तो निकली कि 267 मिल गए हैं, हालांकि 300, और कुछ तो 356 पर रुक गए, पर एक ने बहुत साहस दिखाई और 367 पहुंच गए। अभी आपको पता चल गया है कि 2/3 बहुमत नहीं है, कलंकित बहुमत है। ये बहुमत नहीं है और कभी नहीं मिलेगा इनको, कितना भी वो प्रयास करें। तो हमारे लिए मैं समझता हूं ये 5 बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं। जयराम रमेश ने बिल्कुल ठीक कहा। जितने बड़े बड़े सपने थे इस मॉनसून सत्र को लेकर सब धुल गए। डिलिमिटेशन बिल, वन नेशन वन इलेक्शन बिल, जो भी जयराम रमेश ने कहा, अब ये सब चीज़ें, पता सबसे बुरा क्या लगा बीजेपी को, सबसे बुरा क्या लग रहा उस तंत्र को, इस हार की खींच इतनी क्यों बढ़ गई। इस हार की खींच तब बढ़ गई कि जब 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद बड़ी मुश्किल से 292-93 का नंबर जुगाड़ा था, तब भी इतनी बुरी हार नहीं हुई थी। सामने विपक्ष 234 पे था, तब भी इतनी बुरी हार नहीं हुई थी। आज जब बीजेपी दावा कर रही कि 360 सांसदों का उसके पास समर्थन है और दूसरी तरफ बमुश्किल एक कांग्रेस पार्टी और एक समाजवादी पार्टी और बाकी 2, 4, 5 छोटे मोटे तकरीबन 130-135 सांसदों से ज़्यादा नंबर
आइडियली नहीं है। और 105, 130, 135 सांसदों की छोटी सी टीम ने 360 वालों को पटखनी दी थी, पूरी तरह पटखनी। देखिए, संसद में बहस में बिलहाना गिरना ये सब होता है, बहस में कोई जीतता है कोई हारता है, लेकिन देश के दो बड़े नेता, दो बड़े पदाधिकारी, दो बड़े चेहरे, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सदन में ही ना आ पाए, इतने मजबूर हो जाएं, इतने डर जाएं, ये तो पहली बार हुआ है आज़ाद भारत में, और ऐसा शायद आगे कभी होगा भी नहीं। ये एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ और इस चीज़ ने संसदीय, जब देश का हमारा संसदीय इतिहास है उसमें एक अलग से जगह बना ली है। और ये हमेशा लिखा जाएगा कि एक ऐसा सत्र भी आया था जब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री विपक्ष के हमलों से इतने डर गए थे कि सदन के अंदर आने की हिम्मत नहीं हो रही थी, सदन परिसर में आते थे। ये इतिहास में लिखा जाएगा, वरना एक रिकॉर्ड तो और बनने वाला था कि कभी नहीं आए थे। उस रिकॉर्ड को से बचने के लिए चंद मिनटों के लिए दोनों सदन में आ गए ताकि वो रिकॉर्ड में ना चला जाए इस तरह की चीज़ें। लेकिन ये तो हमेशा इसका उदाहरण दिया जाएगा कि एक वक्त ऐसा भी आया था, विपक्ष इतना संख्या में कम होने के बावजूद इतना भारी हो गया था कि दोनों को सदन में आने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। ये हार ऐसी नहीं है कि सिर्फ मॉनसून सत्र तक खत्म हो गई है। इस हार ने बहुत सारे मायने बदल दिए हैं, बहुत सारा फ्यूचर जो कॉम्बिनेशन, जो आंकड़े जोड़ तोड़, वो सब पर पानी फेर दिया है। जो बीजेपी आज 360 सांसदों का दावा कर रही थी, आपको क्या लगता है कि जब शीतकालीन सत्र होगा वो 360 फिर जुगाड़ पाएगी बीजेपी? कभी नहीं जुगाड़ पाएगी। ममता बनर्जी के जो 20 टूटे हैं उन्हीं में आपस में फूट पड़ चुकी है, वही एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं। मुस्लिम सांसद बाहर रहना चाहते हैं, एनडीए के साथ नहीं देना चाहते, बाकी उनकी गोद में जाना चाहते हैं। उसी तरह से डीएमके, जो शायद अभी लग रहा था कि बीजेपी का सपोर्ट करते, अगली बार 10 बार सोचेगा क्या? मुझे नहीं लगता कि स्टालिन अब बीजेपी का समर्थन कर पाएंगे। मतलब कि चीज़ें जो है वो बहुत, और बड़ी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि सारे सत्र में बीजेपी का कोई नेता चू नहीं कर पाया। और अक्सर होता ये था बाकी जगह पे कि अगर कोई बीजेपी पर हमला हो रहा है, प्रधानमंत्री पर हमला हो रहा है या किसी और पर हमला हो रहा है, तो जो बीजेपी के सहयोगी थे ना, खास करके जेडीयू के और लल्लन सिंह वगैरह, एकदम से उसमें आ जाते थे, डिफेंड करने आ जाते थे। इस बार आपको कहीं दिखाई दिए कोई लल्लन सिंह, चिराग पासवान, जयंत चौधरी, ये सब कहीं दिखाई दिए? कोई नहीं दिखाई दिया। इन सब से ज़्यादा एक ऐसी शख्सियत दिखाई दी जिसकी बात को कोई उनके खुद की पार्टी वाले सीरियसली नहीं लेता, जिसका नाम है कंगना रनौत। इसके अलावा और कोई दिखाई नहीं है आपको। जबकि दूसरी तरफ, ये तो मैंने 4 ही नाम लिए थे, पवन खेड़ा, जयराम रमेश, गौरव गोगोई, इन सब के नाम तो भी मुझे लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। खींच दूसरी ये है कि बहुत कुछ गुस्सा अंदर दबा हुआ है, लेकिन चाहते हुए भी कर नहीं पा रहे। आप सोच सकते हैं कि संसद सत्र में, संसद के बाहर परिसर में, माफ़ कीजिएगा, 56 इंच का बंदर नारा लग रहा है, पवन खेड़ा लगा रहे हैं और हाथ में बंदर लेके लगा रहे हैं, और शाम को हमारे नोएडा टीवी स्टूडियो में इस बात पे डिबेट तो दूर की बात, इस बात का जिक्र भी नहीं हो रहा। सोच सकते हैं आप, जो गले मिलने वाला राहुल गांधी ने किया वो इंसल्टिंग था ज़्यादा प्रधानमंत्री के लिए, या वो जो बंदर वाला था वो ज़्यादा इंसल्टिंग था? आप खुद सोचिए, अगर आप मोदी जी की जगह होते तो कौन सा ज़्यादा इंसल्टिंग था? मैं होता तो मेरे हिसाब से तो बंदर वाला इंसल्टिंग था। अगर और कोई सामान्य दिन होता तो भाई साहब, गोदी मीडिया ने इस बंदर वाले मुद्दे को लेकर, पवन खेड़ा की इस हरकत को लेकर, पवन खेड़ा ने जो सारा किया उसको लेकर, एक दिन नहीं पूरा महीना कैंपेन चलाना था। मोदी जी ने कम से कम 15 बार विक्टिम कार्ड खेलना था। मुझे ये कहा, मुझे बंदर कहा, मुझे ये कहा, वो कहते हैं ना, वो गिनाते हैं ना हर बार। लेकिन कल चूं तक नहीं निकली, ना गोदी मीडिया से ना बीजेपी से, बल्कि गोदी मीडिया को इंस्ट्रक्शन गई कि ये जो बंदर वाला मुद्दा है, जो बंदर वाला नारा है,
इस पे कोई बात नहीं होगी, जिक्र भी नहीं होगा इसका। बाकायदा इसकी डायरेक्शन गई थी सरकार की तरफ से। क्यों? सोची क्यों मजबूर हो गई इतनी बीजेपी? क्योंकि वो जानती है ज़माना वो नहीं है जो 2 महीने पहले था। इस 2 महीने में बहुत सा पानी दरिया का पुल के नीचे से बह गया है। जैसे ही गोदी मीडिया शाम को 56 इंच के बंदर की बात करती, ये नारा देश के कोने कोने तक पहुंच जाता और ज़्यादा मजबूत हो जाता। ये मोदी जी के साथ फिक्स ना हो जाए, इस डर से इंस्ट्रक्शन दी गई कि इसे बिल्कुल ना छेड़ा जाए। राहुल गांधी ने जो कहा है सिर्फ उसी पे फोकस किया जाए। आज भी पवन खेड़ा को लेकर सोशल मीडिया पर कहीं कोई सवाल नहीं उठा रहा है, ना बीजेपी का, ना अंधभक्त का, ना गोदी मीडिया का, कोई नहीं। वरना वो पवन खेड़ा जिन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री के नाम को लेकर कुछ कह दिया था, जहाज से उतार कर उन्हें गिरफ्तार किया गया था एक तरह से। उस पवन खेड़ा को इतना कुछ करने के बावजूद ट्रोल भी नहीं किया जा रहा। ये कैसे मुमकिन है? ये मुमकिन इसलिए है भाई साहब, जो पिटा होता है, जो हारा होता है, उसमें हिम्मत नहीं होती कि दोबारा कोई गलती करे, दोबारा कुछ ऐसा कर दे। मुझे लगता है शाम को आजकल खास करके गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी जाके अपना माथा ज़रूर फोड़ते होंगे कि पहले ही इतना बुरी तरह से पिटे हुए हैं, ऊपर से ये जो हरकतें होती है ना कि मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा वाली जगह का वो करना, क्या कहते हैं, शुद्धिकरण करना, फिर बच्ची जो सवाल उठाती है योगी आदित्यनाथ पुष्कर धामी से, फिर उसका बेचारी का एक नया वीडियो ज़बरदस्ती उसका बयान दिलवा देना, बच्चियों को डराना, मोदी जी का वो जो देश को माफ़ करने की, देश के जनजी को माफ़ करने का वीडियो उसका उल्टा पड़ना, हर चीज़ जो किया जा रहा है वो उल्टा पड़ रहा है। और दूसरी तरफ राहुल गांधी जो कर रहे हैं हाथों हाथ बिक रहा है। यहाँ तक कि उनकी पिंक शर्ट, वो जो बात मैं कल कही थी कि 10,000 से ज़्यादा ऑर्डर, बिल्कुल सही है। पिंक शर्ट आज की डेट में मोस्ट डिमांडिंग शर्ट है। ऑनलाइन जो उसको ढूंढ रहे हैं, बिक्री उसकी धड़ाधड़ हो रही है। कई जगह पर तो सुना है उसका नाम पड़ गया है राहुल गांधी शर्ट, इतनी फेमस हो गई है वो। बात सही है। तो हर चीज़ बिक रही है और इधर हर चीज़ धुल रही है। और ये जो खीज आपको इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे दिख रही है, ये उसी हार की और उसी चीज़ की खीज है कि हार की ये शुरुआत है। ऐसा नहीं है कि एक हार हो गया ख़त्म होगी। ये बात भी समझ में आ गई है राहुल गांधी को भी और उधर भी कि ये शुरुआत है, ये सफ़र अभी शुरू हुआ है, ये ख़त्म नहीं होने वाला है, ये तो अभी और बढ़ेगा। और बढ़ने का सबसे बड़ा खौफ बीजेपी को क्या है? यही खौफ है। उसी खौफ की एक खीज इस तरह से उतरती है जो निशिकांत दुबे जैसे लोग ऐसी हरकतें करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।